वो इंडिया के लिए ऐसे है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आपने कहा वो जनरल असेंबली में नहीं जा रहे। इससे पहले उनका इरादा था कि खिताब करेंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन जो अब रिवाइज लिस्ट आई है कल, उसमें नरेंद्र मोदी नहीं है बल्कि जयशंकर जा रहे हैं। सेठ साहब, इससे पहले क्वाड का इरादा भी कैंसिल किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि वो क्वाड के लिए इंडिया नहीं जाएंगे। सोर्सेज ने ये बताया, कोट किया। अब ब्रिक्स में इंडिया का ना जाना, ये खबर भी सामने आ रही है कि 8 सितंबर को नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे उसमें। तो ये क्या स्ट्रेटजी हुई? यहां भी नहीं, वहां भी नहीं। अभी देखे ना, वहां जो बात की जा रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं ना कि बेसिक मसला एससीओ नहीं है, बेसिक मसला ब्रिक्स है। ब्रिक्स एक इकोनॉमिक ब्लॉक बन रहा है जो कि डॉलर को गिराना चाहता है और नई करेंसी करना चाहता है। और ब्रिक्स इज द इकोनॉमिक ब्लॉक, नॉट एससीओ। के अंदर इज नॉट इम्पोर्टेंट, सिक्योरिटी वाली बात है एससीओ की। ब्रिक्स इज द इकोनॉमिक चैलेंज टू अमेरिका। अब ब्रिक्स के अंदर ब्राजील के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अमेरिका के सख्त लड़ाई झगड़े, पूरी यहां तक कि वो तो ब्राजील के प्रेसिडेंट को निकालना चाहते हैं, रेजिम चेंज करना चाहता है ये साहब डोनाल्ड ट्रंप। और बाकी आ गया ब्रिक्स का बी, ब्राजील और रशिया के साथ चल रहा मसला, आई इंडिया, सी चाइना। तो रशिया और चाइना के दरमियान आई है। अब उसके ऊपर वो कह रहे हैं, उसका सेक्रेटरी कह रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप का, कि ये जो आई बीच में आया हुआ है ना ब्रिक्स का, ये अगर निकल जाता है तो फिर ब्रिक्स नहीं चलता। तो या आप फैसला करें आपने ब्रिक्स में रहना है, तो फिर हम तो ब्रिक्स को नहीं छोड़ेंगे, तो या आप निकले ब्रिक्स से बाहर। क्योंकि ब्रिक्स BRIC ब्रिक लफ्ज ही बनता है इंडिया के साथ, वावल है ना अंग्रेजी का वावल। तो ये वहां तो ये बातें हो रही है। तो अब प्रेशर तो है, और तो आई थिंक नरेंद्र मोदी बड़े ख्याल से हर बात करेगा। एक तरफ वो उधर गया है, इधर सलाम दुआ ले लिया है। अब वो अगर ब्रिक्स चला जाता है तो अमेरिका को फिर डोनाल्ड ट्रंप ने गरजना था, इसलिए कोई पॉइंट नहीं है इस वक्त गरजने का और लड़ाई झगड़े लेने का। थोड़ा पीछे हट के बैठे, डोनाल्ड ट्रंप को भी सांस लेने दें। तो आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। अच्छा, ये डिप्लोमेटिक कंफ्यूजन इस वक्त भारत पे हावी दिखाई देती है कि जयशंकर एससीओ नहीं गए, घर बिठाया उनको, मगर वो अब ब्रिक्स में जाएंगे। तो ब्रिक्स में जयशंकर के जाने को और मोदी जी के अवॉइड करने को चाइना और रशिया कैसे देखेंगे? देखिए, चाइना और रशिया जो चाहते थे उन्होंने कर लिया है। वो चाहते थे कि थोड़ी दरार पड़ जाए बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप, बिकॉज उनको भी एक बात का पता है, दो बातें। एक बात का रशिया को इस बात का पता है कि इंडिया रशिया से तेल लेना खत्म नहीं करेगा। रशिया और इंडिया की जो तल्लकात हैं, दे आर 70 years old पहले दिन से, और वो तल्लकात जो हैं दे आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट। बहुत सी इंडस्ट्री और बहुत सी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हुए हैं पहले बीइंग फ्रॉम रशिया। तो रशिया को तो कोई खतरा नहीं है कि इंडिया अमेरिकन कैंप में चला जाएगा, और जाएगा मगर रशिया के साथ उसका तल्लकात खराब नहीं होंगे, वो जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। रशिया को कोई फिक्र नहीं है इस बात का। जहां तक चाइना है, चाइना को भी इस बात का पता है कि कभी भी इंडिया चाइना के रिलेशंस ठीक नहीं होंगे एज लॉन्ग एज पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस ठीक नहीं होते, और एज लॉन्ग एज इंडिया चाइना की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करता। ये दो चीजें, और जो इंडिया नहीं करने के लिए तैयार। इसलिए उन्होंने तो जिन्हें कहते हैं ना थोड़े से मजे लिए नरेंद्र मोदी को होस्ट करके, थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर पड़ा और डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के दरमियान कोई थोड़ी बहुत लेन देन हो गई है। बट एवरीबडी इज वेरी रियलिस्टिक, उन्हें पता है इस बात का कि ये मसला है और ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। अब आपने कहा कि 1 या 2 माह तक चीजें सेटल होती दिखाई देंगी। उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि इंडिया आएगा टेबल पर और सॉरी करेगा। क्या इंडिया इस हद तक जा सकता है कि वो माजरत खा? सॉरी नहीं, इंडिया आएगा, टेबल पे जाएगा, सॉरी नहीं करेगा। ये गलतफहमी है उनकी कि वो सॉरी करेगा। किस चीज का सॉरी करेगा? कि वो ब्रिक्स में रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। सॉरी ना, वो रशियन ऑयल खरीदेगा, डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को मानेगा, और ये जो इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगे ये भी खत्म होंगे। मगर उससे पहले अमेरिका, रशिया, यूक्रेन के ऊपर कोई ना कोई सेटलमेंट होनी पड़ेगी। उस वक्त तक थोड़ा सा मसले रहेंगे इंडिया के लिए। डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं हट सकता। वो उस वक्त पीछे हटेगा जब उसे स्पेस मिलेगी रशिया,
यूरोप और यूक्रेन के अंदर। फिर वो कह सकता है कि मैंने कर लिया, मैंने जंग खत्म करा दी, मेरे प्रेशर टैक्टिक्स कामयाब हो गए, मैंने कामयाब हो गया हूं, वाह 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 वाह, अब इंडिया यार तू भी मुझे नॉमिनेट कर दे फॉर नोबेल प्राइज और वापस तुम्हारे टेरिस। दैट इज द गेम। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त पीछे हटना इतना आसान नहीं है, मगर वो भी हटेगा। तो आज उन्होंने ये इशारा दे दिया इस तरह की गुफ्तगू करके कि दरवाजे खुले हैं, बंद नहीं हुए, डैमेज कंट्रोल शुरू हो चुका है। करेक्ट। तो इसका मतलब है कि जो सेक्रेटरीज हैं अब उनके ऐसे बयानात भी इंडिया के हवाले से सख्त सामने नहीं आएंगे, जैसे पीटर नवारो का बयान सामने आया और जैसे आज हॉवर्ड लोटनिक उनका बयान सामने आया। मेरा ख्याल है नहीं आएंगे और रोक दिया जाएगा सिलसिला। जैसे पाकिस्तान के हवाले से एक वक्त में बयानबाजी शुरू हुई थी, उसके बाद वो कंट्रोल हुई, और ऐसे में जब इंडिया के साथ अमेरिका के ऐसे मामलात हैं तो पाकिस्तानी भी ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि किसी भी वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के हवाले से भी पैंतरा ना बदल लें। ये खदशा किस हद तक रियलिस्टिक है? ये बिल्कुल रियलिस्टिक है। डोनाल्ड ट्रंप का कुछ नहीं कहा जा सकता। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है। जब ये नया नया प्रेसिडेंट बना था पहली दफा, तो इसने तो पाकिस्तान के बारे में जो बातें की थी वो तो आप रिपीट भी नहीं कर सकते। हमारे साथ ज्यादती की है, और ये देखें, कहते हैं कि अफगानिस्तान को हमने इंस्लेव किया हुआ था, बहुत बातें की थी उसने। तो और ऐसे ही ख्यालात का इजहार वो भारत के हवाले से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत टैरिफ किंग है और भारत ने हमेशा फ़ायदा उठाया है अमेरिकी मंडियों का। सिचुएशन बड़ी ड्रामेटिकली चेंज हुई कि रिपोर्ट किया एक अखबार ने, 4 बार नरेंद्र मोदी ने फ़ोन नहीं उठाया प्रेसिडेंट ट्रंप का, लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक हल्का सा इशारा दिया, हल्का सा नरम गोशा दिखाया और उस पर ANI की खबर को रीट्वीट करते हुए वेलकम किया, स्वागत किया नरेंद्र मोदी ने। बात अब आगे कैसे बढ़ती है, बर्फ़ कैसे पिघलती है और आलमी तनाज़ात एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, हम देख रहे हैं कि भारत की खारिजा पॉलिसी के भारत के सितारे गर्दिश में है। इसी तरह आलमी सतह पर जो इंडियन डायस्पोरा है उसके लिए भी बहुत सी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। इसकी जो एक ताज़ा लहर है वो ऑस्ट्रेलिया में देखने में आई, जहां एंटी इमिग्रेंट्स मुजाहरे हो रहे हैं इमिग्रेशन के खिलाफ। वैसे तो यूके में भी होते रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस लहर का आना, सिट साहब इसके मुहर्रिकात आपके ख्याल में क्या हो सकते हैं? देखिए, आपने कहा कि एंटी इमिग्रेशन मुजाहरे हो रहे हैं। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के अंदर बात आपने बिल्कुल सही की, मगर जो फोकस है वहां वो इंडिया के ऊपर है, इंडियन इमिग्रेंट्स के ऊपर है। उसकी वजह यह है कि सबसे ज्यादा बड़ा ग्रुप इमिग्रेशन का जो पिछले 4-5 साल में वो इंडियंस, 2-3 लाख इंडियन वहाँ ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। अब मगर ये बात आप वाली है, ये एंटी इंडिया नहीं है। दिस ग्लोबल मूवमेंट इज एंटी इमिग्रेंट। अभी जर्मनी के अंदर बड़ी तनकीद हो रही है। चांसलर, जो पुरानी चांसलर थी मर्कल, जिसने ये ओवर 1 मिलियन रेफ्यूजीज को जर्मनी में आने दिया, और यूरोप के अंदर बड़ी उसकी क्रिटिसिज्म हो रही है। फ्रांस के अंदर भी, ये सारे मुल्कों के अंदर, अब यूके के अंदर भी शुरू हो गया है। ये सारे मुल्कों के अंदर एक वाइट सुप्रेमेसिस्ट, राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग आइडियोलॉजीज जो है वो उभर रही हैं, और वो बेसिकली जो एजेंडा लेके चल रही हैं वो ये इमिग्रेशन का एजेंडा लेके चल रही है, मगर है वो रेसिस्ट। अच्छा, इनके लिए प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये एंटी इमिग्रेंट मूवमेंट आगे बढ़ता है तो, और गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि इमिग्रेशन बंद की जाए या कम की जाए, तो इन सब मुल्कों के अंदर एक प्रॉब्लम बन जाती है। प्रॉब्लम यही है कि इन्होंने आने क्यों दिए पहले? क्या इतने इनके बड़े दिल थे कि जी आन दो, जो आना चाहे आ जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। क्या ये ह्यूमन राइट्स, रेफ्यूजीज आ रहे थे तो उनको सपोर्ट करना था? ये ना समझिए आपके बहुत ये इन्होंने ह्यूमन राइट्स के बेसिस के ऊपर इमिग्रेशन खोली थी। नो, इनको इमिग्रेंट्स की जरूरत थी। ये सारे मुल्कों के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ 0 हो चुकी है, और उनकी पॉपुलेशन जो है वो एज बढ़ती जा रही है। ये लोग अपने प्रोड्यूस नहीं कर रहे नई जनरेशन्स अपने रेस की। इनके जो लोग हैं वो बूढ़े होते जा रहे हैं। अच्छा, जब वो बूढ़े होते जा रहे हैं तो वो काम कम कर रहे हैं, और इनको अब क्योंकि एफ्लुएंस इतनी थी इनमें, ये अब काम भी इतना नहीं करना चाहते, और वो जो सारे मीनियल काम्स हैं, जो लो ग्रेड काम्स हैं, वो ये करना नहीं चाहते, और इनके पास लेबर फोर्स नहीं है अपनी। तो इसलिए अब किसी ने झाड़ू देना है, किसी ने टॉयलेट साफ करना है, किसी ने घर साफ करना है, सड़कें साफ करनी है, ये और ये काम करने हैं, वो इनके पास अपने लोग ही नहीं है करने के लिए, या वो करना नहीं चाहते।
वो कहते हैं कि यार हम ये नहीं करेंगे, हम बैठ जाएंगे, हमें डोल मिल जाएगा। डोल से मुराद ये कि आज जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए स्टेट जो है, ये वेलफेयर स्टेट्स है, उनको पैसे दे देती है, रोटी पानी दे देती है, घर दे देती है। तो वो कहते हैं हम ये काम नहीं करेंगे। तो ये काम किसी ने तो करने हैं ना। तो इसलिए इमिग्रेंट्स जो आते हैं वो टेक लो वेजेस और वो सारे काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो आई थिंक एक तरफ उनकी इकोनॉमिक नीड थी, चला ये सारा कुछ। दूसरी तरफ ये था कि जाहिर है जब ये इमिग्रेंट्स आएंगे तो जाहिर है फिर वो रेसिस्ट जो हैं वो तो मौका ढूंढेंगे ना। अब वो रेसिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इमिग्रेंट्स ने हमारे जॉब्स ले लिए, हमारे जॉब्स ले रहे हैं। एक्चुअली ये जॉब्स जो हैं वो ले रहे हैं बिकॉज ये गोरे जो हैं ये अब वो जॉब्स करना नहीं चाहते। ये नहीं कि इन्होंने ले लिए, इनको दिए हैं कि यार आप करो ये काम। बस ड्राइवर आप बनो, टैक्सी ड्राइवर आप बनो, जैनेटर आप बनो, हाउस क्लीनर आप बनो। डॉक्टर्स इनके पास नहीं है, नर्सेज इनके पास नहीं है, तो ये अब घर बैठना चाहते हैं। वो कहते हैं सानू जॉब दो, बस काफी है, इनसे काम कराओ। तो अब बात ये है कि और ये इकोनॉमीज जो है बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन इमिग्रेंट्स। और इमिग्रेंट्स इसलिए बिकॉज वो लो वेजेस पे काम करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक, तो आई थिंक इनके लिए ये इसीलिए मेन स्ट्रीम सारी गवर्नमेंट्स जो हैं इस वक्त यूरोप के अंदर वो एंटी इमिग्रेंट्स नहीं है, वो सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ है कि कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। ये नहीं कि ज्यादा हो जाए और मसला ना बन जाए। ये नहीं कि वो एंटी इमिग्रेंट्स है, मगर ये जो राइट विंग पार्टीज हैं ये जज्बाती और इमोशनल इश्यूज को क्रिएट कर रहे हैं। ये दिस इज व्हाई आप इंडिया के ये जो ऑस्ट्रेलिया है बिकॉज वो लार्जेस्ट कम्युनिटी जो है वो इंडियंस है वहां, तो उनको फोकस किया जा रहा है। इसी तरीके के साथ यूके के अंदर पाकिस्तानी के ऊपर आ रहा है, जर्मनी के अंदर टर्क्स के ऊपर आ रहा है, फ्रांस के अंदर अगेन टर्क्स के ऊपर और अरब्स के ऊपर आ रहा है। तो इस किस्म की चीज सिचुएशन है ये। बट दैट इज द रूट कॉज ऑफ दिस, इट इज नॉट एन एंटी इंडिया मूवमेंट। अच्छा सेठ साहब, कुछ हफ्ते पहले ही ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े शहरों में, जिनमें सिडनी भी है, मेलबर्न भी है, पर्थ भी है, ब्रिस्बेन भी है, यहाँ प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट देखा गया। लाखों की तादाद में लोग उसमें शरीक हुए और वो दुनिया में हेडलाइंस इसलिए बनी कि ऑस्ट्रेलिया जैसी सोसाइटी में, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में फ़लस्तीन के हक में इतने बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं। जिसके बाद जो एनालिस्ट है वो ये भी समझते हैं कि वहाँ जो फार राइट है वहाँ का, वो मुस्तरब हो गया कि ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। जिसके बाद ये जो प्रोटेस्ट हैं या वहाँ पर जो एंटी इमिग्रेंट कैंपेन है वो शुरू हो गई। ये फैक्टर आप कितना असरअंदाज या असरपजीर समझते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब देखिए ना, जो ये जो पैलेस्टीन के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रही हैं, आप सोचिए कि हर इमिग्रेंट जो है वो सारे इनको सपोर्ट करेंगे, दे विल गो इनटू दोस प्रोटेस्ट्स। तो ये तो बहुत पॉइंट बन गया ना कि अगर 1 लाख की प्रोटेस्ट है तो उसके अंदर 30-40 हजार तो 20-30 हजार तो इमिग्रेंट्स होंगे। तो दैट पॉइंट इज वैलिड। मगर दूसरा पॉइंट भी वैलिड है, ये जो रेसिस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये 5,000, 6,000, 10,000 इससे ज्यादा नहीं है इनकी कंस्टिट्यूएंसी, मगर शोर ज्यादा है, झंडे लेके फिर रहे हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मीडिया को फोकस करना पड़ता है, बट इससे ज्यादा नहीं है।